नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हर रोज़ की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम को लेकर के। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को गति दे रहे होंगे। तो अब सेशन की शुरुआत से पहले आपको बताते चलूं कि इस डेली करेंट अफेयर के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं और आपकी सफलता को सुनिश्चित करा सकती हैं, उन सभी घटनाओं को एमसीक्यू और उनकी व्याख्या के माध्यम से इस डेली करेंट अफेयर के प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। साथ ही साथ ये कोशिश किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनालिटिकल पार्ट है वो शामिल किया जाए, क्योंकि किसी भी लोक सेवा आयोग या स्टेट पीसीएस या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जब आप देखते होंगे कि जो क्वेश्चन का पैटर्न बनता है वो स्टैटिक के साथ करंट का मुद्दा जोड़ करके बनता है, साथ ही साथ उसमें एनालिटिकल पार्ट भी शामिल रहता है। तो इसी उद्देश्य के साथ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें और तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप सही कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ ये डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम लाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन के शुरुआत में पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व में किन 3 वन रेंजों को शामिल किया जाएगा। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है और डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ पर मैंग्रोव एरिया भी है, ठीक है। तो उस क्षेत्र में एक टाइगर रिजर्व भी है और सुंदरी वन के नाम पर ही सुंदरबन का नाम पड़ा है और उसी के नाम पर टाइगर रिजर्व को भी संरक्षित किया गया है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखें। तो इसमें अभी जो है 3 वन रेंजों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी उसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी की जाएगी। तो वो 3 वन रेंज कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है कटक, हल्दिया, दमदम। ऑप्शन बी सागर, सुंदर नगर और काकद्वीप। ऑप्शन सी रायदीधी, मतला और रामगंगा। ऑप्शन डी गोमती, गोमती, विद्या और हरिनभंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रायदीघी, मतला और रामगंगा। इन तीनों को शामिल किया जाने का प्रस्ताव है। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व के बारे में देख लें तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में STR बोलते हैं, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और इसका क्षेत्रफल जो है 1100 वर्ग किलोमीटर बढ़ाने का प्रस्ताव जो है अभी केंद्र सरकार को भेजा गया है। कितना बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है? 1100 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो अभी जो है इसकी जो वर्तमान में जो एरिया है या क्षेत्रफल है वो 2585.89 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और जब इसमें 1100 और शामिल किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? लगभग 3629.57 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका विस्तार जो है साउथ 24 परगना की रायदीघी, मतला और रामगंगा वन रेंज को STR में शामिल करेगा। विस्तार पूरा होने पर सुंदरबन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तब भी रहेगा कौन सा? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो ये जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा कौन सा बनेगा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व? सुंदरबन टाइगर रिजर्व। प्रस्ताव को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA से तकनीकी मंजूरी मिल चुकी है और अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थायी समिति के पास भेजा गया है। जब यहाँ से अथॉरिटी मिल जाएगी तो ये वन क्षेत्र जो है, वन रेंज जो है, तीनों 24 परगना की रायदीघी, मतला और रामगंगा, ये तीनों जो है सुंदरबन टाइगर रिजर्व में
शामिल कर लिए जाएंगे, उसके बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। अब ये जो टाइगर रिजर्व है तो इसमें टाइगरों का संरक्षण किया जाता है, साथ ही साथ ये जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। दूसरा प्रश्न फिर से है, पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित है। ठीक है, तो कथन 1 कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण यानी दूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 अधिसूचित किए हैं। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि ये नियम यह सुनिश्चित करेंगे कि दूषित कथनों की सफाई यानी उपचार जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा की जाए। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है दूषित स्थल ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहले खतरनाक अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है, जिससे मिट्टी और पानी प्रदूषित हो रहे हैं, साथ ही स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो रहा है। देखिए, हमारा डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम लाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं होता है कि हमें व्यू बढ़ाने हैं, अपने पॉपुलैरिटी स्थापित करनी है, बल्कि यह प्रयास रहता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें। तो अभी जो है वर्तमान का जो ट्रेंड है वो देख रहे होंगे कि यूपीएससी भी कथन कारण में प्रश्न पूछ रहा है और 3-3 कथन कारण दे रहा है, 4-4 दे रहा है, और उसके बाद जो है दिमाग खपाने को दे रहा है कि इस ए जो है कथन 1 जो है व्याख्या कर रहा है कथन 2 की, कथन 2 व्याख्या कर रहा है कथन 1 की, तीनों सही हैं लेकिन कथन जो है किसी की व्याख्या नहीं कर रहा। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, तो वहाँ पर 2 मिनट ही लग जाता है आपको समझने में। लेकिन जब आप जो है विस्तृत रूप से उन प्रश्नों का जो है नियमित अभ्यास करते रहेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर के साथ बने रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करने की स्थिति में होंगे। तो इसी उद्देश्य से ये करंट अफेयर का प्रोग्राम लाया जाता है। अदरवाइज व्यूज बढ़ाने के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। ठीक है, तो व्यूज बढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो सही कथन का चयन करना है। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2, ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 3, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो हम लोग कथन को बारी बारी से देखें। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, तो इसके तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण दूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 अभी हाल ही में अधिसूचित किया है। और इसके तहत ये बताया गया है कि दूषित स्थलों की सफाई जो है, उपचार जो है जिम्मेदार व्यक्ति करेंगे। ये गाइडलाइन जारी किया है किसने? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ठीक है, और दूषित स्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पहले खतरनाक अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है, जिससे मिट्टी और पानी प्रदूषित होते हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में ये तीनों कथन सही हैं और राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो दूषित स्थल प्रबंधन के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। वो क्या नियम है अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि मामला क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यानी जो भी अथॉरिटी होती है उन्हें किसी न किसी कानून के तहत, किसी न किसी अधिनियम के तहत, नियम के तहत उन्हें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को शक्तियाँ किससे मिलती हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। और इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण यानी दूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 अधिसूचित किए हैं, यानी जारी किए हैं। ये नियम यह सुनिश्चित करेंगे कि दूषित स्थलों की सफाई यानी उपचार जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा की जाए। दूषित स्थलों की व्याख्या की बात करें तो यह ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पहले खतरनाक अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है, जिससे मिट्टी और पानी प्रदूषित हो रहे हैं, साथ ही स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो रहा है। मुख्य नियमों पर एक नज़र डालें तो कौन कौन से नियम हैं। तो कवर किए गए प्रदूषक कौन कौन से हैं? तो
तो इसके अंतर्गत जो है खतरनाक और अन्य अपशिष्ट यानी प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन नियम 2016 के अनुसार 189 खतरनाक पदार्थ शामिल किए गए हैं। इसमें कौन कौन से प्रदूषक कवर नहीं किए गए हैं, तो वो प्रदूषक हैं रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खनन, समुद्र में तेल रिसाव तथा ठोस अपशिष्ट डंपों से होने वाला संदूषक। ये सभी अलग अलग कानूनों द्वारा शासित होते हैं, इसलिए इस नियम से बाहर रखे गए हैं। प्रतिक्रिया स्तर की बात करें तो कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया स्तर निर्धारित किए गए हैं। दूषित स्थल प्रबंधन की बात करें तो स्थल की पहचान जो है स्थानीय निकायों, जिला प्रशासन द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को वर्ष में 2 बार संदिग्ध स्थलों की सूचना देनी होगी। स्थल का मूल्यांकन भी किया जाएगा, यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड संदिग्ध स्थलों का निरीक्षण करेंगे और संभावित दूषित स्थलों की सूची बनाएंगे तथा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB को सूचना देंगे। प्रदूषक की पहचान कौन करेगा, तो CPCB प्रदूषक की पहचान करेंगे। यदि जमीन बेची गई है तो नया भूस्वामी जिम्मेदार होगा। जैसे गवर्नमेंट भी बहुत सारी ज़मीनें जो हैं लीज पर दे देती हैं, तो उस एरिया में यदि कोई प्रदूषण फैलता है, प्रदूषक फैलते हैं, कोयला के डंप करता है, तो उस एरिया का जिम्मेदार जो है जिसे बेचा गया है वो होगा। सफाई की योजना क्या बनाई गई है, तो प्रदूषणकर्ता को एक अनुमोदित एजेंसी की सहायता से सफाई योजना लागू करनी होगी तथा इसके लिए भुगतान करना होगा। हालांकि यदि प्रदूषणकर्ता की पहचान नहीं हो पाती है तो संबंधित SPCB सफाई की योजना को लागू करेगा, यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी हो जाती है कि यदि कोई प्रदूषक नहीं मिलता है उस कंडीशन में आप जो है सफाई करेंगे। मूल्यांकन और सुधार के लिए वित्त पोषण की बात करें तो प्रारंभिक आकलन लागत को लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत पर्यावरण राहत कोष से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भी वहन किया जा सकता है। यदि प्रदूषणकर्ता की पहचान हो जाती है तो ये लागतें 3 महीने के भीतर चुकानी होगी और इसमें दंड का भी प्रावधान किया गया है। विशेषकर यदि स्वास्थ्य को खतरा हो तो राज्य बोर्ड सफाई न करने पर जुर्माना लगा सकता है। ये नियम पुराने दूषित स्थलों के सुधार के संबंध में अनुपस्थित कानून की समस्या का समाधान करते हैं, साथ ही ये स्वैच्छिक सुधार के लिए प्रावधान भी करते हैं। तो इसमें जो है जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, और चाहे वो कोई अथॉरिटी हो या कोई व्यक्तिगत व्यक्ति हो या कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, ये सभी जिम्मेदार होंगे। ठीक है। और प्रदूषण की समस्या इस तरीके से विकराल होती जा रही है कि कई जगहों में देख रहे होंगे, जैसे दिल्ली में देखिए या मुंबई में देखिए, तो मुंबई में तो जो प्रदूषण स्थल है वहाँ पर एक पार्क भी बना दिया गया उस कचरे के उपयोग से। ठीक है। तो ये सब समस्याएं होती हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर के किनारों पर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर के किनारे पर स्थित है? प्रशांत महासागर। और अभी क्यों जो है चर्चा में है, कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कामचटका प्रायद्वीप जो रूस का पड़ता है, जो रूस के पूर्व में है और उत्तर प्रशांत महासागर से लगा हुआ है, वहाँ पर क्या हुआ कि 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। उसके वजह से प्रशांत महासागर में सुनामी जैसी स्थिति पैदा हुई और बहुत सारे क्षेत्र जो है तबाह भी हुए। जापान में भी ऐसी स्थिति बनी। तो इसीलिए हमें जानना जरूरी है। रिंग ऑफ फायर की बात करें तो एक घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू शेप के आकार का भूगर्भिक क्षेत्र
है। प्रशांत महासागर के चारों ओर यह क्षेत्र बहुत ही भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जाना जाता है। इसे आग की अंगूठी अंगूठी भी कहा जाता है। इसका नाम जो है रिंग ऑफ फायर इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें लगातार ज्वालामुखी और भूकंपी गतिविधियां होती रहती हैं। यह क्षेत्र कई प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर स्थित है, जिनमें प्रशांत प्लेट और कई छोटी प्लेटें शामिल हैं। तो आज जो है मित्रों इसमें मैप नहीं लगा पाया हूँ, तो कल के सेशन में रिंग ऑफ फायर का मैप और वहाँ पर कौन कौन सी छोटी छोटी प्लेटें हैं, साथ में कौन सी बड़ी प्लेटें हैं, ये सारा मैप जो है कल लगाएंगे और आपको इसके संदर्भ में विस्तार से बताएंगे कि क्यों ये रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है और क्यों यहाँ पर अधिकतर भूकंप आते रहते हैं, क्यों ज्वालामुखी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये दोनों कारण हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कल का इंतज़ार कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो रामसर COP15 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 का समय जो है ईरान के रामसर में संपन्न हुआ था और भारत जो है इसका सदस्य देश कब बना था रामसर कन्वेंशन का? तो 1 फरवरी 1982 को बना था। ठीक है, और वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो वो 91 स्थल हैं। और राजस्थान में अभी हाल ही में 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। कौन कौन से जोड़े गए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामसर सम्मेलन यानी COP15 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली भारत, किगाली रवांडा, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे और नैरोबी केन्या में। तो यह जो है विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में संपन्न हुआ है। तो रामसर सम्मेलन यानी COP15 का आयोजन विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में हुआ है। विषय क्या था इस सम्मेलन का? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। ये विषय इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ देगा आपको स्टेटमेंट में कि अभी हाल ही में संपन्न हुए COP15 का विषय क्या था। तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। ठीक है, भारत ने सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया है जिसका शीर्षक था आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना। यानी जो आर्द्र भूमियाँ हैं, आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं? ऐसे जल भराव क्षेत्र जो दलदल भूमि हो या पीट भूमि हो, जो सेलाइन वाटर हो या फ्रेश भूमि हो, ठीक है, वो सभी जो है आर्द्र भूमि स्थल के रूप में नामित किए जाते हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, इस शीर्षक से एक प्रस्ताव पेश किया है। किसने? भारत ने। यानी हम इन आर्द्र भूमियों का उपयोग जब करें तो विवेकपूर्ण ढंग से करें, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो या संगठनात्मक स्तर पर हो या सामूहिक स्तर पर हो। ठीक है, तो इस तरीके की जीवन शैली अपनाएं जिससे आर्द्र भूमियों का विवेकपूर्ण उपयोग हो सके। यह प्रस्ताव 30 जुलाई 2025 को सम्मेलन के पूर्व सत्र यानी प्लेनरी सेशन में स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव को 172 रामसर अनुबंधित पक्षकारों और 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन साझेदारों और अन्य पर्यवेक्षकों का भारी समर्थन मिला है। उद्देश्य क्या है? तो सामूहिक और व्यक्तिगत निर्णयों की भूमिका को पहचानना जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण में सहायक हों। इसमें जन और निजी सहयोग, शिक्षा तथा जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने की अपील की गई है। तो यानी कि व्यक्तियों को शामिल किया गया और व्यक्तिगत स्तर पर भी सहयोग किया जाए, शिक्षा और जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने की अपील की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो कवच प्रणाली किस उद्देश्य से विकसित की गई है? यहाँ पर क्या है? कवच प्रणाली है। तो ये है क्या? कवच प्रणाली किस उद्देश्य के लिए विकसित की गई है? तो ऑप्शन ए कह रहा है रेलवे टिकट बुकिंग में सहायता के लिए,
ऑप्शन बी कह रहा रेल इंजन की ईंधन खपत कम करने के लिए। ऑप्शन सी कह रहा ट्रेन की गति नियंत्रित कर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। ऑप्शन डी कह रहा रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए। तो कवच सिस्टम जो है 2018 में लाया गया था और ये रेल परिचालन के लिए लाया गया था और उसकी सेफ्टी के लिए लाया गया था, यानी जो ट्रेन की गति हो उसे नियंत्रित कर सके और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से इस कवच सिस्टम को लाया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अभी जो है कवच 4.0 की शुरुआत की गई है। तो कवच 4.0 प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित की गई ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली ट्रेन की गति को नियंत्रित और निगरानी करके दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाई गई है। इसे सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 यानी SIL 4 पर डिजाइन किया गया है, जो कि सबसे उच्च सुरक्षा स्तर होता है। कवच का विकास कब हुआ था? तो 2015 में शुरू हुआ था और 3 वर्षों तक इसका ट्रायल किया गया था। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ हम जब लाते हैं मार्केट में तो उसका पहले ट्रायल किया जाता है। तो कवच सिस्टम का जो ट्रायल है वो 3 वर्षों तक चला था। पहला परिचालन प्रमाण पत्र जो है SCR को मिला था, यानी दक्षिण मध्य रेलवे को मिला था। कब मिला था? 2018 में मिला था। ठीक है, SCR के अनुभव के आधार पर उन्नत संस्करण कवच 4.0 तैयार किया गया है। मई 2025 में इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति के लिए अनुमोदित किया गया है। किसको? कवच 4.0 को। कवच के सभी घटक भारत में ही निर्मित किए जा रहे हैं, यानी 100% स्वदेशी है। यह तकनीक कम दृश्यता, जैसे कोहरा के समय में विजिबिलिटी कम हो जाती है ना, 1-2 मीटर तक ही हमें दिखता है, तो ऐसी स्थिति में यानी कम दृश्यता में भी लोको पायलट कौन होते हैं? जो ट्रेन का परिचालन करते हैं, यानी ट्रेन के इंजन में बैठे रहते हैं और वही ट्रेन का परिचालन करते हैं, तो उन्हीं को लोको पायलट कहते हैं। तो यह तकनीक कम दृश्यता जैसे कोहरा में भी लोको पायलट को डैशबोर्ड पर सिग्नल दिखाकर सहायता करती है। ठीक है, हाल की प्रगति और राष्ट्रव्यापी विस्तार योजना की बात करें तो कवच 4.0 को सबसे पहले दिल्ली मुंबई हाई डेंसिटी रूट के मथुरा कोटा खंड पर शुरू किया गया है। यह भारत में रेलवे सुरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसे RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जुलाई 2024 में अनुमोदित किया गया था। तो RDSO क्या है? ये रिसर्च का काम करता है, ठीक है, और डिजाइन करता है, उसका मानक तय करता है। तो इसी के संदर्भ में रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन नामक एक संस्था बनाई गई है जो रिसर्च डिजाइन और स्टैंडर्ड तय करता है, और इसी के द्वारा जुलाई 2024 में कवच 4.0 को मान्यता दी गई थी, अनुमोदन दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो किस देश ने दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए YouTube अकाउंट बनाना प्रतिबंधित कर दिया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने अभी ये कदम उठाया है। ठीक है, इसके पहले भी जो है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन सबको बैन किया था। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो दुनिया में पहली बार ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिसंबर 2025 से, कब से? दिसंबर 2025, ये डेट कभी पूछी जा सकती है। ठीक है, दिसंबर 2025 से ये लागू होगा 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। यानी कितने वर्ष से कम? 16 वर्ष से। ठीक है, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दिसंबर 2025 से YouTube अकाउंट बनाना प्रतिबंधित होगा। अब तक की स्थिति की बात करें तो इससे पहले यह प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक, भारत में भी जो अब बैन हो चुका है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स, पूर्व में जिसे ट्विटर जानते थे, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले से ही
लागू है, यानी वहाँ पर भी ये बच्चे जो है, जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, वो अपना अकाउंट नहीं बना सकते। अब यूट्यूब को भी ई सेफ्टी कमिश्नर की सिफारिशों के आधार पर इस सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। यूट्यूब को प्रतिबंधित करने की वजह क्या बताई गई है? तो यद्यपि यूट्यूब को परंपरागत रूप से एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाता है, यानी कोई भी वीडियो बना करके और इस पर स्ट्रीमिंग की जाती है, अधिकारियों ने इस पर निम्नलिखित कारणों से चिंता जताई है। क्या कारण है? बच्चों के सामने हिंसा, देखते होंगे जो विभिन्न प्रकार के मारपीट होते हैं वो भी पोस्ट कर दिए जाते हैं। अभी भारत में मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच में जब झड़प हुई थी, हिंसा हुआ था, तो वो भी इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा था। ठीक है। अश्लीलता, भ्रामक जानकारी वाले वीडियो आ सकते हैं। तो अभी देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जो है रील बनाते हैं, तो उसमें किसी की भी वॉइस रहती है, किसी का चेहरा रहता है, उसे जोड़ करके और क्या करते हैं, उसे रील में तब्दील कर देते हैं और भ्रामक जानकारी फैलाते हैं। कमेंट सेक्शन या लाइव चैट्स में बच्चों को तंग किया जा सकता है, ये दूसरा कारण बताया गया है। वीडियो में दिखाए जाने वाले अवास्तविक जीवन शैली, यानी जब हम रील बनाते हैं तो रील और रियल में फ़र्क होता है। रील जब बनाते हैं तो एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम खुशी खुशी झूमते हुए रील बनाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में एकदम मासूमियत छाई हुई रहती है। तो वास्तविकता का अभाव होता है। सौंदर्य मानक या लोकप्रियता की दौड़ से बच्चों में अवसाद उत्पन्न हो सकता है। आजकल देखते होंगे जितने भी एडवर्टीजमेंट वाले साइट्स हैं, जब भी वो अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का जब एडवर्टीजमेंट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं कि कौन जो है फेयर है, और उसी को पकड़ के ले आते हैं और वहाँ पर एडवर्टीजमेंट कराते हैं। तो सौंदर्य मानक या लोकप्रियता की दौड़ में बच्चों में अवसाद उत्पन्न हो सकता है। उनको ये लगेगा कि हम तो सुंदर है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो उनमें क्या हो सकता है, अवसाद उत्पन्न हो सकता है। आत्मसंदेह और अकेलेपन की भावना पनप सकती है। कम उम्र के बच्चे अक्सर अपनी गोपनीय जानकारी साझा कर देते हैं, जिससे वे ऑनलाइन खतरों के प्रति संवेदनशील बन जाते हैं और कभी कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी शिकार बन जाते हैं। ठीक है। तो एक साउथ की मूवी है, उसमें ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया गया था, और हीरो में भी मैं भूल रहा हूँ और मूवी का नाम भी भूल रहा हूँ। कभी आएगा तो चलिए कभी हम लेक्चर में किसी वीडियो में चर्चा कर देंगे। लेकिन बहुत ही अच्छी मूवी है, किस तरीके से जो है ऑनलाइन ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है। एक बच्ची को अगवा किया जाता है, बाद में हालांकि वो बच्ची छूट जाती है। तो ये सब खतरे बने रहते हैं। अन्य देशों में ऑनलाइन सुरक्षा के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, जैसे चीन, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी। तो चीन ने क्या किया है, चीन में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त नियम बनाए हैं। टिकटॉक जैसे जो अकाउंट है उस पर सिर्फ 45 मिनट की सीमा निर्धारित की गई है, और रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बच्चों को ऐप इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये चीन का है। फ्रांस में क्या हुआ है कि अप्रैल 2023 में फ्रांस सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। तो फ्रांस भी ऐसा कर चुका है। यूएसए में क्या किया गया है, यानी अमेरिका में, तो चिल्ड्रेंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, यूएसए में क्या लाया गया है, कोप्पा। चिल्ड्रेंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट कोप्पा लाया गया है, और इसके तहत जो है 13 साल से कम उम्र के बच्चों को गोपनीय जानकारी एकत्र करना प्रतिबंधित बताया गया है। और यूट्यूब ने कोप्पा के कारण जो है यूट्यूब किड्स ऐप बनाया था, जो 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सीमित सुविधाएं देता है। वहीं
जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन तंत्र अपनाने के लिए बाध्य किया गया है, और यूनाइटेड किंगडम में भी ऐसे हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि एक कोड लाया गया है, एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड, जिसके माध्यम से 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उपयोगकर्ता हैं, उन्हें गोपनीयता, सुरक्षा और सामग्री को लेकर के विशेष प्रावधान अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो ये कुछ देशों द्वारा अन्य देशों द्वारा ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित कुछ प्रयास किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के पक्षियों की पहली बार गणना की गई है? तो कहाँ पर किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में किस प्रकार के पक्षियों की पहली बार गणना की गई है, यही प्रश्न है। तो पहली बार गणना हुआ है, यही हमें बताना है। तो आर्द्र भूमि पक्षी, वन पक्षी, घास भूमि पक्षी और उपर्युक्त सभी। तो अभी ये चर्चा में क्यों है? तो अभी आदरणीय मोदी जी जो अपने मन की बात को लेकर के आते हैं, और उस दौरान उन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो पहली बार इस प्रकार की पक्षी गणना की गई है, उसके संदर्भ में उन्होंने चर्चा किया। और ये जैव विविधता के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पक्षियाँ भी जो है जैव विविधता को बनाए रखने में सहायता करती हैं। ये परागण में सहायता करती हैं, बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करने में सहायता करती हैं। तो ये जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। तो इसमें जो है घास भूमि पक्षी जो है पहली बार गणना की गई है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। तो हमारा देखिए उद्देश्य यही रहता है कि जो शुरुआत में कहानी बताते हैं या छोटा सा फैक्ट बताते हैं, तो वो उससे आप चीज़ों को लिंक करके याद रख सकते हैं। तो पक्षी गणना हुई है कहाँ पर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जुलाई 2025 को अपने मन की बात कार्यक्रम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार हुई घास भूमि पक्षी गणना का जिक्र किया। यह सर्वेक्षण जो है 18 मार्च से 25 मई 2025 के बीच हुआ। इसे वन विभाग, वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों की टीम ने मिलकर किया है। तो किसने किया है? वन विभाग, वैज्ञानिक और संरक्षणवादी यानी पर्यावरण संरक्षणवादी, इन सभी की टीमों ने मिलकर किया है। सर्वेक्षण में अत्याधुनिक ध्वनि निगरानी तकनीक का उपयोग किया गया है, यानी पैसिव ऑकेस्टिक मॉनिटरिंग, यानी ऐसी ध्वनि निगरानी तकनीक का उपयोग किया गया है जो घास में रखे गए थे और वहाँ पर ध्वनि को रिकॉर्ड किया है। कुल 43 घास भूमि पक्षी प्रजातियां जो है दर्ज की गई हैं। तो कितनी की गई हैं? 43। जिसमें से एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, 2 संकटग्रस्त हैं और 6 संवेदनशील हैं। श्रेणी की प्रजातियां जो है IUCN के अनुसार 10 प्रमुख प्रजातियों का विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे बंगाल फ्लोरिकन, फिन्स वियर, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरटबिल और जर्डन बैबलर आदि जो है ये प्रमुख रूप से इस पर ध्यान दिया गया है। फिन्स वीवर की एक प्रजनन कॉलोनी की खोज की गई है, जिसमें 85 से अधिक घोंसले मिले हैं। यह एक महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवाह पूर्व HIV एड्स की जांच करने की योजना बना रहा है? तो मतलब भारत में एक ऐसा राज्य है जो अभी विवाह से पहले चाहता है कि आप जो है HIV जांच करा लें और उसके बाद विवाह करें। तो ये ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? कौन योजना बना रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कह रहा है असम
ऑप्शन डी कह रहा है नागालैंड। यहाँ पर ऑप्शन बदलना चाहेंगे मित्रों, यहाँ नागालैंड की जगह मेघालय कर देते हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मेघालय करने का मतलब क्या है। उपरोक्त में से तो कोई होगा नहीं, मेघालय ही होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो मेघालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माजेल अम्पारिन लिंगदोह ने शुक्रवार यानी 25 जुलाई को कहा कि मेघालय भी गोवा की तर्ज पर शादी से पहले सभी के लिए HIV एड्स परीक्षण अनिवार्य कर सकता है। तो गोवा में ये पहले से लागू है कि वहाँ पर विवाह से पूर्व HIV टेस्ट किया जाता है। अब जो है मेघालय करने वाला है। उन्होंने कहा कि मेघालय एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा राज्य में HIV एड्स परिदृश्य के चिंताजनक अवलोकन के कारण सरकार ने इस तरह के परीक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए एक नए कानून पर विचार किया है। सुश्री लिंगदोह ने राज्य की राजधानी शिलांग में पत्रकारों से कहा कि हमें गोवा की तरह विवाह पूर्व HIV एड्स परीक्षण अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने चाहिए। इससे हमारे समुदायों को लाभ होगा। कुल मिलाजुला करके जहाँ ऐसी नीतियाँ वहीं बनती हैं जहाँ पर इस तरीके के घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, मतलब केसेस ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं HIV वाले। चलिए हम लोग एड्स दिवस के बारे में देख लें। तो HIV जो है किसे बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसे हम HIV बोलते हैं, या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसी एड्स का पूरा नाम है, के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे पीड़ित लोगों का समर्थन करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है एड्स दिवस? 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस पहली बार वर्ष 1988 में मनाया गया था, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस दिन को मान्यता दी थी। तो 1988 से ये हर वर्ष जो है मनाया जा रहा है। एड्स के बारे में बात कर लेते हैं अब हम लोग। तो एड्स क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी HIV एक संक्रमण है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। एड्स HIV संक्रमण का अंतिम चरण है, जो तब होता है जब वायरस के कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। यानी पहले HIV होता है और उसका लास्ट स्टेज होता है एड्स। HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में C4D एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका सेल पर हमला करती है। अब यहाँ पर C4D का क्या मतलब है? तो ये जो है एक प्रकार की T हेल्पर कोशिकाएं होती हैं जो जो WBC होती हैं उसे जो है एक्टिव करने के लिए काम करती हैं और एक प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो T सेल वे कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर में पाई जाती हैं और कोशिकाओं में विसंगतियों या संक्रमण का पता लगाती हैं। शरीर में प्रवेश करने के बाद HIV वायरस स्वयं का गुणन या प्रसार करता है और C4D कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे मानव प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। एक बार यह वायरस शरीर में प्रवेश कर जाए तो इसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। HIV से संक्रमित व्यक्ति का C4D संख्या काफ़ी कम हो जाता है। यह लगभग जो है 500 से 1600 के बीच होता है और यह किस में नापा जाता है? mm³ में, यानी 500 से 1600 प्रति mm³ में मापा जाता है। तो कभी कभी मात्रक भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन संक्रमित शरीर में यह 200 तक भी जा सकता है। प्रसार की बात करें तो HIV कई स्रोतों से फैल सकता है। उदाहरण के लिए HIV से संक्रमित व्यक्ति शरीर के कुछ तरल पदार्थों जैसे रक्त, वीर्य, मलाशय द्रव्य, योनि द्रव्य, स्तन का दूध आदि
के सीधे संपर्क में आने से, जिसमें पता लगाने योग्य पर्याप्त वायरल लोड होता है, इससे प्रसारित होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो एक बार जब HIV एड्स में बदल जाता है तो इसमें शुरुआती लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे अत्यधिक थकान होना, बुखार होना, जननांगों या गर्दन के आसपास घाव होना और साथ ही साथ निमोनिया होना। ये कुछ प्रारंभिक लक्षण हैं। एड्स HIV की व्यापकता की बात करें तो अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 39 मिलियन व्यक्ति ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस से ग्रस्त हैं। भारत में यह आंकड़ा 24 लाख है। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 1.3 मिलियन और भारत में 63,000 नए HIV संक्रमण के मामले पाए गए हैं। तो ये तो वो मामले हैं जिनकी जांच की जा चुकी हैं, लेकिन जिनकी जांच नहीं की जा सकी है उनका तो पता लगाया नहीं गया है। तो ये संख्या और भी हो सकती हैं, जब ये प्रॉपर रूप से जांच हो तो हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, बढ़ सकती हैं। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर इन स्थितियों के कारण 6,50,000 लोगों की मृत्यु हुई। भारत में एड्स के कारण 42,000 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें से कई अवसरवादी संक्रमणों को रोका जा सकता है और उनका इलाज किया जा सकता है। HIV की रोकथाम के लिए भारत ने क्या प्रयास किए हैं उस पर एक नज़र डालें तो HIV और एड्स निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 2017 लाया गया था और इस अधिनियम के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकारें जो हैं HIV अथवा एड्स के संक्रमण को रोकने के लिए उपाय करेंगी। ART तक पहुंच यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो ये एड्स में की जाती है। तो भारत ने विश्व में HIV पीड़ित 90% से अधिक लोगों के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को सस्ता और सुलभ बना दिया है और साथ ही साथ समझौता ज्ञापन हुआ है किसके साथ? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने HIV एड्स संबंधी जागरूकता बढ़ाने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों तथा HIV एड्स से पीड़ित बच्चों और लोगों के खिलाफ सामाजिक दुर्व्यवहार एवं भेदभाव की घटनाओं को कम करने के लिए वर्ष 2019 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हुआ। यानी जो एड्स से पीड़ित बच्चे हैं या पीड़ित व्यक्ति हैं उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए और दुर्व्यवहार न किया जाए, ठीक है। तो 2019 में एक MOU साइन हुआ, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना किसके मध्य? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, साथ ही साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मध्य। और देखिए एड्स जो है जब हम संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं तब होता है, यानी जब हम बिना सेफ्टी के साथ यौन गतिविधि करें, ठीक है, संक्रमित रूप से सिरिंज का इस्तेमाल करें या संक्रमित व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाए, तो इन सब कारणों से होता है, ठीक है। उसके टच करने से तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि वो जो है छूने से फैल जाएगा, ठीक है। तो छुआछूत की बीमारी नहीं है HIV। तो ये इनके साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ ही साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ समझौता हुआ। प्रोजेक्ट सनराइज शुरू किया गया। अब देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ते HIV के प्रसार से निपटने हेतु विशेष रूप से ड्रग इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों में इनके प्रयोग को रोकने हेतु प्रोजेक्ट सनराइज शुरुआत किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला किथिबू जो है, जो वहाँ पर सबसे पहले सूर्य निकलता है, आप लोगों को पता होगा। तो सनराइज वहाँ पर सबसे पहले होता है, उसी के नाम पर जो है ऑपरेशन सनराइज या प्रोजेक्ट सनराइज
लाया गया कब? 2016 में, और पूर्वोत्तर राज्यों में एड्स को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी PREF, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PREP बोलते हैं। ठीक है। यह जो है HIV से संक्रमित होने के उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को निरंतर रूप से PREP दवाएं देने से संक्रमण की संभावना काफ़ी कम हो सकती है। ये वैसी दवाई होती हैं जो HIV की शुरुआत में दी जाती है और HIV से संक्रमित न होने वाले लोगों द्वारा HIV संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए दी जाती है। ठीक है, यानी HIV न हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आने वाले समय में किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी लोक सेवा आयोग में या एक दिवसीय परीक्षा में ये जरूर पूछा जाएगा। तो भू प्रेक्षण उपग्रह यानी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, यह प्रत्येक 12 दिनों में द्वीपों और चयनित महासागरों सहित वैश्विक भूमि एवं बर्फ से ढकी सतहों की इमेजिंग करेगा। यह प्रत्येक 97 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करेगा। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रक्षेपण यान जो है इसे इसरो के भूत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV F-16 से प्रक्षेपित किया गया है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है ना ही 1 और ना ही 2। तो निसार उपग्रह जो है इसरो और नासा और इसरो का संयुक्त उपक्रम है और इसे अभी प्रक्षेपित किया गया है और यह जो है प्रत्येक 12 दिनों में द्वीपों और चयनित महासागरों सहित वैश्विक भूमि और बर्फ से ढकी सतहों की इमेजिंग करेगा यानी फोटो लेगा और यह प्रत्येक 97 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करेगा। ठीक है। और इसे GSLV F-16 से प्रक्षेपित किया गया है और यह एक प्रकार का भूत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। तो इस संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। जो हमारे प्रक्षेपण यान होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लियो, एक होता है मियो, एक होता है जियो। तो लियो जो होता है ये जो हमारा अर्थ सरफेस है उससे 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है और इसमें लेटेंसी रेट जो होती है कम होती है, यानी विलंबता जिसे हम बोलते हैं वो कम होती है और इसमें हाई डिफिनिशन तस्वीरें भेजी जाती हैं। इसके द्वारा मौसम उपग्रह और पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए उपग्रह स्थापित किए जाते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है। एक होता है मियो का रेंज जो होता है पृथ्वी से 2000 किलोमीटर से लेकर के लगभग 36,000 किलोमीटर तक की बीच में जो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं उसे मियो कहते हैं और यह जो है 2 से 24 घंटों के बीच में जो है यह चक्कर लगाता है और उसमें लेटेंसी रेट जो होता है वो भी कम होता है, कवरेज का संतुलन होता है और इसमें जैसे GPS वगैरह ये सब मियो में ही स्थापित किए गए हैं। एक होता है जियो जो 36,000 किलोमीटर से अधिक के रेंज में स्थापित किए जाते हैं और यह जो है पृथ्वी के घूमने की गति के समान जो है पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है, यानी पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है
और इसी के साथ एक दूसरा सैटेलाइट है, और ये जब दोनों साथ साथ जो है, मान लीजिए यहाँ सन है, ठीक है, और पृथ्वी भी ऐसे साथ साथ घूम रहा है और ये भी साथ साथ घूम रहा है, तो जब भी आप देखेंगे तो ये दिखेगा कि एक ही सीध में है। तो यह जो है जियो की तरफ जियो बोलते हैं, जो 36,000 किलोमीटर से अधिक होता है, और इसमें मतलब व्यापक रूप से कवरेज होता है, यानी बहुत दूर तक की एरिया को कवर करेगा, क्योंकि दूरी बढ़ गई ना। और संचार और मौसम के निगरानी के लिए ये स्थापित किए जाते हैं। एक होता है एसएसओ, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये एक प्रकार का लियो की भांति ही कार्य करता है, ठीक है, और यह सूर्य के सापेक्ष स्थिर गति से स्थिति से पृथ्वी के साथ एक साथ घूमते रहता है, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ये तो था स्टैटिक पॉइंट्स, और देखिए किसी भी प्रश्न को लेकर के उसका जो स्टैटिक पॉइंट है उसे अवलोकन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें। तो प्रश्न की ओर बढ़े हैं। निसार उपग्रह के संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट सही है, हम लोगों ने देख लिया था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अभी जो है नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका पूरा नाम है निसार का। तो एन से नासा, आई से इसरो, और एस से सिंथेटिक, ए से अपर्चर और आर से राडार उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। यह पहला ड्यूल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग मिशन है जो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग में एक प्रमुख मील का पत्थर है। निसार के बारे में बात करें तो भू प्रेक्षण उपग्रह है, यानी ईओएस है। यह प्रत्येक 12 दिनों में द्वीपों और चयनित महासागरों सहित वैश्विक भूमि और बर्फ से ढकी सतहों की इमेजिंग करेगा। यह प्रत्येक 97 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करेगा। इसके वजन की बात करें तो 2392 किलोग्राम है। प्रक्षेपण यान की बात करें, यानी जिस यान से यह भेजा गया है, तो इसे इसरो के भूत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV F-16 से प्रक्षेपित किया गया है। कक्षा की बात करें तो यह जो है सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित होगा। यह पहली बार है जब GSLV रॉकेट को 740 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालिक कक्षा यानी SSO में उपग्रह स्थापित करने के लिए उपयोग किया गया है। यानी SSO बताया था ना, यह एक प्रकार का लियो है, यानी 2000 किलोमीटर तक, ठीक है। सामान्यतः GSLV का उपयोग जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट कक्षा में उपग्रह स्थापित करने के लिए किया जाता है। यह कक्षा पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर ऊपर है, जो हम लोग जियो बोल रहे थे ना, तो जियो की बात कर रहा है। इसकी जो ऊंचाई होती है 35,786, तो आप मोटी मोटा 36,000 कह सकते हैं किलोमीटर, लगभग, ठीक है। जब ये ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा 35,786। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें निसार की, तो निसार उपग्रह इसरो द्वारा विकसित 3K स्पेसक्राफ्ट बस का उपयोग करके बनाया गया है। सिंथेटिक अपर्चर रडार की बात करें तो यह यल जो है नासा और इसरो दोनों बैंड्स पर संचालित होने वाला ड्यूल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है। सार एक उपकरण है जो पृथ्वी की सतह से परावर्तित ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है और रडार मोशन के माध्यम से हाई रिजोल्यूशन इमेज जनरेट करता है। यह अपने पथ में आने वाले विविध स्थानों से प्राप्त रडार संकेतों को प्रोसेस करता है, जिससे एक बड़ा सिंथेटिक अपर्चर बनता है। स्वीप सार तकनीक की बात करें तो इससे विस्तृत और अलग अलग भूभाग की हाई रिजोल्यूशन इमेज ली जा सकती है। अपेक्षित मिशन उपयोग अवधि की बात करें तो यह कम से कम 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा। ओपन डेटा नीति की बात करें तो इस उपग्रह द्वारा एकत्रित जानकारी वैज्ञानिक समुदाय के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी, जिससे विकासशील देशों को लाभ होगा। निसार के प्रमुख लाभ की बात करें तो काष्ठी यानी वुडी बायोमास में परिवर्तन को मापना और ट्रैक करना, सक्रिय फसलों और आर्द्र भूमियों के विस्तार को मापना है।
ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक के हिमावरण का मानचित्रण करना। यह पूरा समुद्री बर्फ और पर्वतीय हिमनदों की गतिशीलता का अध्ययन करने में भी सहायक है। यह भूकंपीय गतिविधि, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि से संबंधित भूमि सतह में बदलाव का पता लगाने में सहायक है। यह बादलों की उपस्थिति में भी इमेज लेने की क्षमता के चलते हरिकेन, तूफानी लहरों जैसी मौसम संबंधी आपदाओं के दौरान तत्काल प्रतिक्रिया करने में मदद करेगा। यानी जब आपदा आएगी तो उस कंडीशन में भी यह मदद कर सकता है, इसके मदद से हम हेल्प कर सकते हैं। चलिए हम लोग सूर्य तुल्यकालिक कक्षा यानी SSO और ध्रुवीय कक्षा के बारे में बात करें तो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें तो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है। इस कक्षा में स्थापित उपग्रह ध्रुवीय क्षेत्रों पर से गमन करते हुए सूर्य के साथ समकालिक होता है। इसका अर्थ यह है कि उपग्रह हमेशा समान स्थानीय समय पर समान स्थान के ऊपर से गुजरेगा। तो ध्रुवीय क्षेत्रों से यह गुजरेगा, ये इस प्रकार से, ठीक है। ध्रुवीय कक्षा की बात करें तो यह निम्न भू कक्षा पृथ्वी से 2000 किलोमीटर से कम ऊंचाई का एक प्रकार है। इसमें आमतौर पर 200 से 1000 किलोमीटर के बीच स्थापित उपग्रह की कक्षा पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर ध्रुव से होती हुई गुजरती है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोग इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से अपनी तैयारी को गति दे रहे होंगे। और देखिए, इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकते हैं, बशर्ते आप इस डेली करंट अफेयर के को जो है सही तरीके से उपयोग करना सीखिए। क्योंकि जब तक आप स्टैटिक पार्ट्स को रिवीजन नहीं करेंगे, यानी कोई भी मुद्दा आ रहा है उसको आप स्टैटिक से जोड़िए, कहाँ पर लिंकेज हो रहा है। सिर्फ डेली करंट अफेयर का क्लास करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो हम स्टैटिक पार्ट पढ़ चुके हैं उस डेली करंट अफेयर के माध्यम से उसे अपडेट करें, ठीक है। ये होता है डेली करंट अफेयर का महत्व, ठीक है। तो आप अपने तैयारी को अपडेट रखें, इसीलिए इस डेली करंट अफेयर को लाया जाता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप जो है हमारे साथ बने रहें। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें, अपने स्टेटस पर भी लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचे और हमें भी मोटिवेशन मिले कि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।